नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ऐसी स्टॉक की हम खास की चर्चा कर रहे हैं जिसमें हमें खुद कुछ समझ नहीं आता। तो हम आप सबसे कुछ फीडबैक के पर्पस इसको स्टडी करने का प्रयास करूंगा। कंपनी का नाम आप देखेंगे तो कंपनी का नाम लगता है अच्छा ये तो कंपनी ठीक ठाक नाम है, लेकिन नाम ठीक ठाक है तो इस कंपनी में हमें क्या ऐसा देखने को मिलता है जिसका नाम है सौभाग्य मर्चेंट। अब सौभाग्य मर्चेंटाइल करती क्या है और इसके जो रिएक्शंस को तरफ देखें तो रिएक्शन के बारे में कहती है कंपनी। जो डेटा निकल के आती है मतलब एक महीने में करीब 50% की जंप है स्टॉक प्राइस में। 6 महीने में करीब 467% के आसपास की जंप है। और एक साल की डेटा को देखें तो 525% का अपर साइड में जंप देखने को मिला। तब भी इसके बावजूद भी जो बीएससी के ऊपर आप देखेंगे तो कहती है कंपनी के प्रेडिकल कॉल में था और इसमें आज के ट्रेडिंग सेशन में खास कर देखा जाए तो कोई भी इसमें कोई बीडिंग नहीं आई इस कंपनी को लेकर के। आखिर यहाँ पे क्या था, कैसे है, कैसे काम करती है। जहाँ पे कंपनी के बारे में देखा गया कि इसमें इन्वेस्टमेंटर जो खास के मैं शेयर होल्डर की बात करूंगा तो करीब करीब 200 ही निकल के डेटा आती है। अचंभित मत होइएगा, ये डेटा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो एक्सचेंज की वेबसाइट्स हैं और जो स्कैनर वेबसाइट्स हैं वो कहती है कि यहाँ पे जो लास्ट जून तक का जो डेटा था उसमें कहते हैं करीब 209 टोटल शेयर होल्डर थे। अर्थात 209 लोगों के बीच ही सारे के सारे कंपनी का शेयर्स हैं और ये 209 लोग ही ट्रेडिंग करते हैं आपस में या कुछ नए लोग आते हैं। इसका आकलन तो ये देखने को मिलता है जो 146 लोग से धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब करीब 209-10 के आसपास आकलन तक पहुंचा है। तो आखिर क्या है इस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ लेने का प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं इस कंपनी को लेकर के। कंपनी की वेबसाइट शायद यही है। जब से वेबसाइट यदि हमें स्कैनर की वेबसाइट से ओपन करूंगा तो शायद ओपन नहीं होती है सौभाग्य मर्चेंटाइल का। लेकिन यहाँ पे यदि मैं सौभाग्य मर्चेंटाइल की गूगल में सर्च करके देखूं तो ये इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। जो कंपनी कहती है जो हम क्या करते हैं, कहते हैं बिजनेस मॉडल के बेसिस में कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन का कामकाज है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कामकाज करती है कंपनी। माइनिंग का काज है, इक्विपमेंट्स लीजिंग का काम और स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम। मतलब कंपनी इस सेक्टर में अलग अलग कामकाज करते, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के माइनिंग तक का काम करती है। तो यदि ये सारे काम करती है कंपनियां तो इसके पीछे की कुछ और वजह देखें तो यहाँ पे देखने को ये आती है। जो फिलहाल स्टॉक की मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा पार्ट लेता हूँ। तो ये बुक वैल्यू से जो करंट प्राइस है वो हिसाब से कहते हैं इससे अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड स्टॉक। अब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो आखिर यहाँ पे कंपनी में बड़े सारे इन्वेस्टर्स क्यों नहीं थे? क्या एफआई की तादाद क्यों नहीं थी? डीआई की तादाद क्यों नहीं थी? जो कि टोटल शेयर होल्डर की तादाद 200 लोगों का निकल के आती है, 200 शेयर होल्डर की तादाद निकल के आती है। सर भीड़ भाड़ है ही नहीं। भीड़ भाड़ नहीं है तो क्या कुछ इम्पैक्ट है इसको लेकर के? तो चलिए अब हम अगली क्रम में चलते हैं जानने के प्रयास करते हैं। कंपनी के बारे में कहते हैं 1983 में कंपनी बनी थी और इन द इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इन द मेटल्स एग्रीगेट सेल्स का कामकाज करती थी स्टार्टिंग में। इसके बाद इनका बुक वैल्यू तो हमने देखा करीब 56 के आसपास और इंटरेस्टिक वैल्यू के बारे में कहती है काफी ज्यादा है। इंटरेस्टिक वैल्यू का मतलब ये होता है जो अंडरलाइनिंग जो एसेट्स वैल्यूशंस हैं, इनकी एसेट्स जो है खासकर मैं सीधा सीधा समझूँ ना तो इसका जो एसेट्स हैं चाहे कि इक्विपमेंट्स हो मशीनरी हो उनकी जो वैल्यूशंस हैं वो इसके हिसाब से कहती है जो उसकी 748 रुपये की वैल्यू है। और बुक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 56 रुपये का बुक वैल्यू है। क्या? पर शेयर की आकलन। जहाँ पे इसकी फेस वैल्यू के बारे में कहते हैं केवल 10 रुपये का। और ईपीएस जो अर्न करती है एक 10 रुपये का जो नोट है, ये 10 रुपये की पड़ी हुई नोट जो नॉमिनल नोट है वो अर्न करके कितना देता है? 13 रुपया 80 पैसा, मान लेते हैं 14 रुपये का।
अर्थात 10 रुपए का जो अर्निंग है वो 14 रुपए से ज्यादा का, नियर अबाउट तो 14 रुपए। अब यहाँ पे ये देखने को लगा, स्टॉक पी के हिसाब से आकलन करके देखेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो स्टॉक काफी ज्यादा एक्टिव हो सकता है आगे चल करके। इसीलिए जो लगातार यहाँ पे बिल्डअप देखने को मिला ना, वो लगातार इसलिए बिल्डअप देखने को मिलता है कि यहाँ पे नए कुछ ना कुछ नए इन्वेस्टर्स आते हैं स्टॉक को तलाशते हुए, और यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाते हैं। और किस्मत के दौरान हम देखेंगे आखिर क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे कंपनी के यदि स्टॉक का पी से आकलन करेंगे अर्निंग के बेसिस पे, तो कहते हैं काफी अट्रैक्टिव है। 13-14 रुपए का अर्निंग है तो 44-45 रुपए का, जो कि बुक वैल्यू से भी क्या है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और इंडस्ट्रियल से बेसिस से कंपेयर करेंगे तो आगे चल के कहती है यदि बाकी सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी नियरली ये देखा गया कि 3 रुपए से देखा जाए तो तीन करीब करीब 13 गुना, मैं मानता हूँ 12 गुना तो जंप करेगा। यदि 12 गुना यहाँ से बढ़ती है तो कितना जाएगी, 44 का 12 गुना आप करके देख लीजिए, नियर अबाउट कितना जाएगा। इसके बाद एक चीज और आती है जिसका नाम है डेट टू इक्विटी, जो एक इंडिकेट देता है फिलहाल स्टॉक क्या कहते हैं इसके बारे में। तो कई बार आपने देखा होगा ना, जो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि पेनी होते हैं और पेनी के साथ आगे चल करके मल्टी बैगर साबित हो जाते हैं। तो इनका फिलहाल जो डेटा देखने को मिला तो वही नजर आता है कि मल्टी बैगर साबित होता है, नजर आता है। डेट टू इक्विटी के बारे में कहते देखूं तो कहते हैं 0.29 का, और करंट रेशियो कहती है 2.17 का। और ये जानना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये इस पे डीप एनालिसिस की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि एक हम खास के एक चीज पे एक इंडिकेट लेते हैं, जो बिजनेस में जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल में उनका क्या ग्रोथ लेवल दर्शाती है, जो प्रॉफिट बुक करती है, क्या उन्होंने सेल्स के बेसिस पे बुकिंग किया है या उनकी सेल्स की रिकवरी भी करती है। दो सवाल बनती है वो, उसको देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है। और यदि डेट्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो फिर क्या करती है, वो भी ईपीएस को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। जहाँ पे आरओसी की बात करती 33% का, आरओई की बात करती 28% का। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नहीं है, केवल 84 लाख के आसपास की नंबर ऑफ शेयर है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 75% के आसपास की है, और पब्लिक की होल्डिंग फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इसको आकलन करने के तौर तरीके पे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी किया हो, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम विदाउट एनी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के कंप्लीट लर्निंग के प्रोसेस पे चलने का प्रयास करेंगे। चलिए कंप्लीट लर्निंग में चलते हैं। पीयर्स में जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर स्वान एनर्जी से लेकर के एंड्रॉइड्स, योल और विकास इकोटेक भी शामिल है ऐसे लिस्ट के अंदर। तो इनके यहाँ के हिसाब से, जो स्किनर की वेबसाइट्स के हिसाब से यदि इंडिकेटर को देखा जाए तो ये कहते हैं इनका जो पोटेंशियल है सबसे नीचे में, क्योंकि ये मार्केट कैप की बेसिस पे डिसाइड करता है। तो मार्केट कैप हिसाब से इनका ये परफॉर्मेंस लेवल बनती है। जहाँ पे स्टॉक पी के बारे में कहते थे काफी सबसे नीचे निचले पायदान पे अभी है, अर्थात यहाँ से इनकी पोटेंशियल बनती है। तो क्या ये आगे भी हम रिसर्च करने वाले हैं किसको लेकर के, प्रॉफिट और ईपीएस को हिट करने वाली चीजों को लेकर के। तो चलिए हम जानते हैं क्वार्टरली डेटा जो वहाँ पे फिलहाल जो जून का रिजल्ट नहीं आया, उस जून से रिजल्ट से पहले एक नज़र डाल देते हैं जून का रिजल्ट कब आने वाला है। यदि शायद पता चल जाए तो अच्छी बात है। 19 जुलाई को कंपनी ने अपडेट दिया था कंप्लायंस सर्टिफिकेट को लेकर के। उससे पहले उन्होंने कहा था कि हमारा पोस्टल वर्ड्स की मीटिंग की बात करती थी, उससे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्टर की बात करती थी 21 जून को। उसके बाद फिलहाल कोई लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर, और वो देखें क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो वो कहती है कंपनी लगातार क्या कर रही है, कहती है जो हमने पूरे क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में ग्रो किया है, लेकिन कई दफ़ा हमने ग्रो के साथ साथ थोड़ा सा गिरावट भी देखा है। ठीक है, मान लेते हैं बिजनेस में कई बार हो सकता है चीज़ों को। यदि अभी ये सारे चीज़ उसको देखने को मिलता है तो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है जो हम प्रॉफिट के लेवल में
करीब करीब 4 करोड़ के आंकड़ा पे जा चुके हैं। अर्थात इसको यदि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को आकलन करके देखेंगे तो क्या लगती है कि लगातार एक बिल्डअप होती नजर आती है, एक्सेप्ट द एक पीरियड को छोड़ दिया जाए तो इसको सेकेंड ऑफ द क्वार्टर कहिए। सेकेंड ऑफ द क्वार्टर पे फिलहाल है इसकी क्या, इनकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में जो मेन चीज शामिल है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे डेटा को हम आकलन करेंगे। तो चलिए ईयरली बेसिस में एक नजर डालते हैं और उसके बारे में कंपनी कहती है जो हमारे पास कुछ नहीं था वो हम 120 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, जो कि लगातार क्या हो रही है हमारे पास नियरली 8% से नियरली वाई वाई में हमारा सेल्स ग्रो करती नजर आती है 8 से 10% के आसपास की। इसके बाद कहती है कंपनी नियरली जो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहती है जो लगातार बिल्डअप होती, कहती है हाँ बिल्कुल बिल्डअप हुई है। जहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था वहाँ पे हम 12 करोड़ का प्रॉफिट बनाते हैं। चलिए यहाँ तक क्या देखने को मिलती है, जो यहाँ तक के डेटा में कहती है जो कंपनी फिलहाल एक अच्छी फंडामेंटल में जी रही है। अब आगे जो जीने वाली बात है ना वो एक कंपेरेटिव बात है, वो एक सीक्रेट चीज होता है जिसको जानना जरूरी है। मैं इन्हें नहीं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसको लेकर, लेकिन हाँ रोल अदा करती है। केवल और केवल प्रॉफिट देख के अंदाजा ना लगाना चाहिए किसी कंपनी को, किसी भी कंपनी को, जो कंपनी काफ़ी अच्छी है या नहीं अच्छी है, क्योंकि और भी इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ के बारे में कहती है नियरली लगातार जंप होती है, कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में कहती है कि लगातार बिल्डअप हो रही है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कहती है कि हम लास्ट 3 साल में तो लगातार बिल्डअप हुए हैं, पिछले हमारा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, और रिटर्न ऑन इक्विटी पे कहती है करीब 25% से ज़्यादा का हमारा एक रिटर्न है इक्विटी रेस इक्विटी के हिसाब से। अब जो बैलेंस शीट को समझने वाली बात है उस समझने वाली बात मैंने ये निकल किया थी, क्या बोरोइंग्स को पार्ट कर कुछ किया था कंपनी ने, कहती हाँ बोरोइंग्स तो काफ़ी बढ़ाया उसने, नियरली 7 करोड़ से सीधा दोगुना कर लिया, मतलब 200% का क्या किया उन्होंने इंक्रीज इंक्रीज किया अपने बोरोइंग्स को। 200% इंक्रीज करके किया क्या, सवाल बनता है ना। इस सवाल मन में आता है केवल और केवल जो उन्होंने लोन लिया उस लोन से उन्होंने क्या किया, अपने भरपाई किया या उसको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ आगे डिस्ट्रीब्यूट किया या क्या किया या काम धंधा में फंसा हुआ है। यहाँ पे जो दूसरा आती है ना पैसे को लेकर के यूटिलाइजेशन की बात, यूटिलाइजेशन की बात देखने को मिलती है कि आप उन्होंने फिक्स एसेट्स क्रिएट किया, कहती नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया, कहती है नहीं किया, इन्वेस्टमेंट जो भी था वो तो जीरो है। तो आखिर हुआ क्या, तो कहती है उन्होंने लोन लेकर के ट्रेड रिसीवेबल्स पार्ट में 19 करोड़ का यहाँ पे डेटा देखने को मिलता है। अब एक चीज कई बार आप अपने पॉकेट पे नजर डाल के देखिए, मैं आम तरह से सोचता हूँ एक आम इंसान जो पढ़े हैं इस मार्केट से इस फाइनेंशियल से, उनके लिए बात कह रहा हूँ जो जरूरी नहीं है सबके पास बैलेंस शीट और पीएल का कंप्लीट नॉलेज हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास होना ही चाहिए, लेकिन ये होने वाली बात जो चाहिए वाली बात है ना ये होना चाहिए। इस पे मैं सहमत इसलिए हूँ कि सबके पास कम से कम ये प्रॉफिट और लॉस का नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए और बैलेंस शीट का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, जहां भी जिस सेक्टर में एक्सपर्ट हो उनके साथ। ये इनकी इनकी पर्सनल से जुड़ी हुई है, पर्सनल फाइनेंशियल से जुड़ी हुई है। जो यहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमने 19 करोड़ का क्या किया, हमारे पास मार्केट में पैसे फंसे हुए, और ईयरली बेसिस पे कहती है कंपनी 120 करोड़ के बेसिस पे कंपनी ने कहा कि हमने 12 करोड़ का क्या किया प्रॉफिट, अर्थात कितना परसेंट मार लेते हैं इसको, 10% के आकलन है, 10% के आकलन मान, ठीक है। 10% सीधा सीधा क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करती है। यदि नेट प्रॉफिट की मार्जिन की बात करती है तो आप इस आकलन से देखिए 12 करोड़ कहाँ और कहाँ 19 करोड़, मतलब मार्केट में आपने कमाया अर्निंग टोटल इतना और लगा रखा है आपने अभी तक मार्केट में पैसा इतना, आपकी
कि पैसे ये भी फंसा हुआ है, इसका भी 12% जो है ना वो आपकी ये कहाँ पे बिन इंक्लूड है, यहाँ पे। इसमें से 12% यदि माइनस कर दें तो क्या होगा, और ये कितना परसेंट जम करती है, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। तो किसी भी स्टॉक हो, चाहे छोटी हो, बड़ा हो या पर्सनल्स हो, आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी जो पैसे हैं, पैसे का यूटिलाइजेशन किस रूप से हुआ है। जहाँ पे कंपनी ने कहा कि हमारा जो डेटर्स डे है वो काफ़ी छोटा है, नियरली 2 महीने में हमारे पास पैसा आ जाते हैं। अच्छी बात है, जब 2 महीने में पैसे आते हो तो, जबकि कंपनी ने पहले इसमें कहा कि हमारे पास करीब करीब 6 महीने में पैसे आते थे, अब हम इसको इनको क्या कर रहे हैं, इनबिल्ट कर रहे हैं, और पैसा देने वाले बात की बात करती नजर आ रही है। तो ये यहाँ पे देखने, सोचिए, 1 साल में कोई पैसा देता है किसी दूसरे पार्टी को, आखिर कुछ तो है। कौन सा पार्टी है जो 1 साल में पैसा लेने के लिए एग्री होता है अभी के समय में, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद की चर्चा करेंगे, और उससे पहले चार्ट पे देखें तो चार्ट में एवरेज वॉल्यूम कहती है लगातार बिल्डअप होती है। जिस भी आकलन से देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम लगातार बिल्डअप होती है। और यहाँ पे जो तादाद थी 25% के आसपास किसकी है, एक पब्लिक की तादाद है। उस पब्लिक की तादाद में 25% में कुछ बड़े लोग की बात कर रहे हैं, तो कहती है नहीं, फिलहाल तो जैसे बड़े लोग कुछ निकल के आते हैं। दीपक मोहता है, 2% के आसपास होल्डिंग है। साहू राजेश है, 2% के आसपास होल्डिंग है। कुछ लोग जिस जो है यहाँ पे 25% में, वो भी एक बड़े बड़े इनकी पोजीशन लेके चल रहे हैं। आगे कंपनी क्या कर सकती है, अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा सकती है, पेडअप टोटल बढ़ा सकती है, शेयर को स्प्लिट कर सकती है। ये तो बात की बात है, क्योंकि इसका शेयर भी करीब 10 रुपये के आसपास की फेस वैल्यू निकल के आती है। इसमें तो उसके बाद तादाद की बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो देखने को मिला, जो यहाँ पे कई दफा ऐसे भी स्टॉक है जिनको पोलिटिकल कॉल ऑप्शन में रखा जाता है, किसको लेकर के, ई लिक्विडिटी को लेकर। अतः लिक्विडिटी नहीं होता, कोई खरीदार नहीं होता, कोई बिकवाली नहीं होता। अब जो भी 200 लोग हैं वो खरीदारी बिकवाली के पक्ष में नहीं रहते हैं। यदि कभी किसी पक्ष में आ गए आपस में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आके ट्रेडिंग कर लो, चलती है। तो ये कुछ डेटा था, इसको हम समझने का प्रयास करें। जो एक कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड स्टॉक था, लेकिन रेवेन्यू मॉडल गिरावट में था, इसको लेकर के बाकी सारे चीज गिरावट में थी। कुछ वाई वाई के बेसिस पे देखें तो कंपनी का नाम था सौभाग्य मर्चेंटाइल लिमिटेड, जो अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। इसका सेगमेंट वाइज पे देखा जाए तो क्या कहती है इसको लेकर के, कुछ ऐसा नजर आती है, तो शायद बेटर हो सकता है। इनकी सेगमेंट वाइज तो कुछ अलग अलग है, तो सेगमेंट वाइज की डिटेल कुछ देती है, तो कहती है हाँ सेगमेंट वाइज डिटेल तो पब्लिश करती है कंपनी। उसमें कहती है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है ना, वो इंजीनियरिंग सर्विस से आता है पैसा। फिर आता है मेटल सेल से। दो चीज़ आ गई, दोनों चीज़ से पैसा इनके पास आती है, करीब करीब 16 करोड़ के आसपास, और एक कहते हैं 14 करोड़। और इसमें से कहती है कि हमारे पास 6 करोड़ का प्रॉफिट इसमें बनती है, और 2 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है हमारे पास इसमें पे बनती नजर आती है। हमने इस स्टॉक को समझने का प्रयास किया, जहाँ पे इसको कह सकते हैं जो ओवर वैल्यूड स्टॉक न होने के कारण अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद काफ़ी ज़्यादा नहीं है देखने को मिला। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है किसी स्टॉक को लेकर कि हाँ, एक कंप्लीट लर्निंग पार्ट्स में यदि आप रिसर्च कर रहे हैं किसी कंपनी को लेकर के, तो फिर इसको आप रिसर्च करके देखिए, समझिए, तो कुछ आंकलन निकल के आएगा। क्योंकि लगातार यदि बिल्डअप हो रहे तो कभी गिर भी सकता है, ऐसा भी आंकलन हो सकता है। लेकिन क्या पोजीशन था यहाँ पे, पोजीशन ये थी, जो ये ठीक था, इनका ये भी, इसमें एक एक डिमेरिट निकल के आई थी। और डिमेरिट यदि ये कंपनी ठीक करती है आगे चल करके, तो इनके लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत आगे चल करके बन सकती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।